नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए जो एक महत्वपूर्ण हमारे व्याकरण का जो टॉपिक है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने संज्ञा के बारे में समझा, संज्ञा के प्रकार के बारे में समझा, भाववाचक संज्ञा के बारे में समझा, विशेषण क्या है विशेषण के बारे में समझा, कर्तृवाचक संज्ञा के बारे में समझा और आज का जो हमारा व्याकरण का टॉपिक है ये है कहावतें। वैसे तो हम अपनी सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है उनमें कहावत, सुभाषित आदि का प्रयोग करते ही रहते हैं, लेकिन हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि हम जो बोल रहे हैं ये कहावत है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहावत यानी क्या, कहावत हम किसे कहते हैं और उनसे क्या लाभ होता है। तो अगर हम सामान्य शब्दों में समझे तो कहावत जो है वो हमारे बोलचाल की भाषा जो है, उस बोलचाल की सामान्य भाषा जो है उसे रोचक और मार्मिक बनाती हैं। उनके प्रयोग करने से भाषा जो है ये भाषा बेहद प्रभावशाली बन जाती है। तो कहावत के बारे में आज हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि कहावत यानी क्या, कहावत किसे कहते हैं। तो किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। यानी किसी घटना या तो कोई प्रसंग आदि का जब हम वर्णन करते हैं तो उस वर्णन करते समय जो हम प्रयोग करते हैं, ऐसे प्रयोग करने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को, रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। रूढ़ यानी जो दृढ़ हो गया है और मार्मिक जिनमें कुछ मर्म यानी कि भेद समाया है। तो ऐसे रूढ़ और मार्मिक कथन को हम कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है, कुछ ऐसी कहानी होती है या तो कोई ऐसी घटना बनी हुई होती है जिसे धीरे धीरे जब हम उसे बोलना शुरू कर दे तो वो रूढ़ हो जाती हैं और ये कहावत बन जाती हैं। तो कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है, धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो ये कहावत बन जाती है। तो दोस्तों, पहले थोड़ा कहावत के बारे में समझ ले, फिर एक एक करके हम कहावत के बारे में समझते जाएंगे। तो कहावतें प्रायः वाक्य के रूप में होती हैं। एक पूरा वाक्य होता है, शब्द और शब्द से बने वाक्य के रूप में होती हैं और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य करती है। कोई घटना बनी है या प्रसंग बना है तो उसके अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य जो है ये कहावत करती हैं। तो जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता और दूसरे को दोष देता है तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपने आप तो उसे कुछ काम आता ही नहीं है, लेकिन अपना काम छुपा कर दूसरों के जब दोष दिखाता है, दूसरे को दोष दिखाने का प्रयत्न करता है तो उनके लिए एक कहावत है,
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी नाचना तो आता नहीं इसलिए आंगन को टेढ़ा बताता है। यानी उनका दूसरा अर्थ है कि दूसरी एक कहावत है कि दुधार गाय की लात भली। दुधार गाय की लात भली। कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियाँ भी कहावत का रूप ले लेती हैं, जैसे कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। हम ये कहावत का अर्थ समझ ले पहले कि दुधार गाय की लात भली। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता अपने कमाऊ बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं। उसकी इस स्थिति को प्रकट करने के लिए कहा जाता है कि दुधार गाय की लात भली। यानी कहने का अर्थ बेटे का ही यहाँ पर दृष्टांत नहीं है, पर कहने का तात्पर्य ये है कि जिनसे हमें फायदा मिलता है उस व्यक्ति अगर हमें कुछ बुरा भला भी कह दे तो भी इस बात को ऐसे ही बोल देते हैं कि दुधार गाय की लात भली। यानी जिनसे फायदा होता है उनकी थोड़ी कड़वी बातें भी हम आसानी से सह लेते हैं ताकि हमारा फायदा हो जाए। तो कभी कभी सूक्तियाँ जो हैं या सुभाषित जो हैं ये भी कहावत बन जाती हैं, जैसे ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, रही मन याचक तागहे, बड़े छोटे हैं जात। तो कहावतों का प्रयोग करने के लिए उनके जो सूचितार्थ हैं उसको समझना भी आवश्यक होता है। जैसे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी कि कार्य भी हो जाए और कोई नुकसान भी न उठाना पड़े, यानी काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी न हो। जैसे यहाँ बिना नुकसान उठाए काम करने की बात होती है, वहाँ इस कहावत का हम प्रयोग करते हैं। जैसे नाच जान बची सो लाखों पाए। दूसरी एक कहावत कि जान बची सो लाखों पाए, नुकसान जो हुआ सो हुआ, जान तो बच गई। तो कभी कभी मनुष्य ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं कि उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई हानि उठाकर भी प्राण बचाए जाते हैं तो यह कम भाग्य की बात नहीं है। और इसी बात को प्रकट करने के लिए यहाँ पर ये कहावत जो है वो कही जाती हैं कि जान बची सो लाखों पाई, यानी डाकू पैसे ले गया सो ले गया लेकिन मेरी जान तो बच गई, यानी कि जान बची सो लाखों पाए। जान बनी रहने से पैसे तो हम लाखों और कमा लेंगे, लेकिन यदि हमारी जान ही नहीं बचेंगे तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे। ये घटना को बताने के लिए यहाँ पर ये कहावत जो है वो कही गई है। आगे एक उदाहरण है, देखिए कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो नाम और गुण में एकरूपता न होना, नाम और गुण में एकरूपता न होना। नयन सुख यानी जिसे नयनों का यानी आँखों का सुख मिला हुआ है, और आँख के अंधे उनकी आँखें ही नहीं है। नाम है नयन सुख यानी आँखों का जिसे सुख मिला हुआ है, लेकिन उनकी तो आँखें ही नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहावत जो है आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी नाम और गुण में एकरूपता न होना। तो ये हमें बताती है कि ये कहावत इन ऐसे ही व्यक्तियों पर लागू होती है या जिनमें नाम और गुण में बिल्कुल एकरूपता नहीं होती। तो कभी कभी व्यक्ति का नाम उनके गुणों के बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसी स्थिति में इस कहावत का प्रयोग जो है वो किया जाता है। देखो तो सही, यह शांतिलाल दंगे फसाद में हमेशा आगे रहता है।
सच तो हैं आँख के अंधे, नाम नयन सो। अब नाम है शांतिलाल, काम क्या करता है? हमेशा दंगे में आगे रहना। तो ये उनके नाम के बिल्कुल विपरीत जो उनके जो गुण हैं, उनके विपरीत उनका नाम है। नाम क्या है? शांतिलाल। करवाता क्या है? दंगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये कहावत जो है वो सही मायने में जो है वो सही साबित होती हैं। उनके लिए क्या साबित हुआ कि आँख के अंधे, नाम नयन सो। नाम शांतिलाल लेकिन हमेशा दंगे में आगे रहता है, यानी कि नाम के बिल्कुल विपरीत उनमें गुण हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़े इस कहावत के उदाहरण जो हैं उस उदाहरणों को भी समझ लें। तो कहावत क्या है? किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक शब्दों को कहावत कहते हैं। ये हम अच्छी तरह से समझ गए। अब हमें जो समझना है ये हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी इस कहावत का अर्थ है नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। तो ये हमने अभी अभी सदृष्टांत देखा, जैसे कि शांतिलाल का उदाहरण कि शांतिलाल हमेशा दंगे में आगे रहता है। उनके नाम शांतिलाल हैं, उनका नाम शांतिलाल है, लेकिन हमेशा दंगा कराते रहते हैं। तो उनके नाम के विपरीत उसका व्यक्तित्व जो है वो है। दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना, पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। तीसरी कहावत नाचन जाने आंगन टेढ़ा। नाचन जाने आंगन टेढ़ा, यानी उनका अर्थ है अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना। अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना। व्यक्ति को नाचना नहीं आता है, अथवा तो वो नाचना जानता ही नहीं है, इसलिए कहता है कि ये आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नहीं नाच सकता। असल में होता क्या है कि उसे अपनी असमर्थता छिपानी है, यानी वो नाचना उसे आता ही नहीं, वो कार्य करने में असमर्थ है और अपनी कार्य करने की क्षमता को छिपाने के लिए वो दूसरों को कहता है कि मुझे इसीलिए ये कार्य नहीं करना है कि उनमें ये खोट है, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना। चौथा उदाहरण दूध का दूध, पानी का पानी, यानी सच्चा न्याय। जो बात सही है वो सही अर्थ में साबित होना, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब सही न्याय होना। फिर यहाँ पर है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है। बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है। अगर कोई कार्य है उसका हम आयोजन ही न करें और वैसे ही कर दे तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा आपका ही उदाहरण समझाती हूँ। जैसे आपको अगर कहा है कि आपको इस
गद्य को समझकर उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपने पहले गद्य को समझा ही न हो, उसे पढ़ा ही न हो और सीधे आप उसके उत्तर लिख दें, तो ये जो आपका कार्य है ये बिल्कुल कैसा होगा, आपके उत्तर जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से सही नहीं होंगे, उनमें कुछ न कुछ कमियां रह गई होगी। उनके बजाय आप अच्छी तरह से गद्य को समझें, उसे अच्छी तरह से पढ़ें, बाद में उनके प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से समझें और उसका सही उत्तर लिखें, तो आपका जो कार्य है वो बराबर होगा, उसमें कोई कमी या कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बिना समझे बूझे प्रश्नों का उत्तर लिख दिया तो आपके उत्तर जो हैं वो गलत होंगे, तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि बिना समझे विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है। यानी जो भी कार्य हम करें अच्छी तरह से समझ बूझकर करें ताकि हमें पीछे पछताना न पड़े। फिर यहाँ न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कार्य न करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना। कार्य न करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना। अगर आपको कोई कार्य नहीं करना है तो उनका जो कारण है उस कारण को ही मिटा दे, तो बाद में कार्य करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। फिर आप आसानी से कह सकते हैं कि ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी कार्य न करने के लिए उसके कारण को ही तहस नहस कर देना, मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों ये तो कुछ सामान्य उदाहरण थे। अब हम कुछ ऐसी थोड़ी सी कहावत को भी समझे जो हमें अक्सर अपने परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो मुख्य हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी संसार में जो सबसे बलवान है, ताकतवर हैं, उनकी ही जीत होती है। 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार सोने के गहने बनाता है और ये 100 बार धीरे 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 ऐसे सोने को पीटता रहता है। लोहार एक हथौड़ा मारता है। तो यहाँ पर जो कहावत है उनका अर्थ है कि निर्बल की या तो कमजोर की 100 चोट और बलवान की 1 चोट, दोनों बराबर होती हैं। फिर हैं दुधार गाय की लात भली। ये तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि जिससे लाभ हो उसकी झिझकियाँ भी सहनी पड़ती हैं, जिनसे लाभ हो उसकी झिझकियाँ भी सुननी पड़ती हैं। फिर हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी बिना किसी तरह का नुकसान सहे काम पूरा करना, काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी न हो, तो उसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी अपना काम भी अच्छी तरह से हो जाए और हमारा कोई नुकसान भी न हो। फिर है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जीवन में सुख जो है वो थोड़े दिनों के लिए ही होता है, या जीवन में सुख थोड़े दिन के लिए या अल्पकाल के लिए ही होता है, फिर तो दुख आता ही आता है। यानी 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, जीवन में सुख थोड़े दिनों के लिए या अल्प समय के लिए ही आता है। फिर है जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। दृढ़ इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है, दृढ़ इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। अगर हमने तय कर लिया है
कि हमें इस बार की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना ही होना है, तो इस बात को लेकर हम कड़ी मेहनत करें तो हमें अवश्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि दृढ़ इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। फिर हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न आया, कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न आया। ये कहावत जो है मित्रों, ये हमें अच्छी तरह आज बराबर लागू होती हैं। जैसे अभी तो हमने 9वीं या 10वीं कक्षा का पढ़ने का प्रारंभ ही नहीं किया था, हम स्कूल ही नहीं गए थे, हमने इम्तहान भी नहीं दी थी, तब कोरोना आ गया। और ये कोरोना के कारण ये स्थिति ये है कि आज हमें आपको इस प्रकार से पढ़ाना पड़ रहा है, जो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है और आपको भी पढ़ने में कई दिक्कतें आती होगी, फिर भी हम आज ये कार्य कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं सर मुंडाते ओले पड़े, यानी कि हमने कार्य की शुरुआत ही नहीं की और विघ्न आ गया। फिर है घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट से अपना ही सर्वनाश होता है, आपस की फूट से अपना ही सर्वनाश होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर इस कहावत को समझने का प्रयत्न करें तो भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी वो रावण जो है उनका विनाश नहीं हो रहा था, नाश नहीं हो रहा था, वो मर नहीं रहा था। तब विभीषण ने ही भगवान श्री राम को बताया था कि रावण का अंत जो है वो किस प्रकार से होगा, और भगवान राम ने उसी प्रकार से रावण को मारा था। तो इस उदाहरण के तौर पर ये कहावत हम कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी दोनों भाई विभीषण और रावण दोनों में फूट पड़ गई थी। रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया था और इसीलिए दोनों की आपसी फूट से ही लंका ढह गई, यानी लंका का सर्वनाश हुआ। तो इस बात को साबित करने के लिए, यानी ऐसी ही बातों को साबित करने के लिए ये कहावत जो है वो हमारी भाषा में रूढ़ हुई है, दृढ़ हुई है कि आपस की फूट से अपना ही सर्वनाश होता है। फिर कहते हैं अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, यानी कोई बड़ा काम हो तो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। फिर हैं दूर के ढोल सुहावने लगे, दूर के ढोल सुहावने लगे, सभी चीज़ें हमें दूर से बहुत ही अच्छी लगती हैं, पास आकर उसके जो बात होती है उनका सही हमें अंदाज़ा होता है, दूर से तो सभी अच्छा ही लगता है। फिर हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो बात या घटना प्रत्यक्ष हुई हो उसके लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जो घटना सबके सामने बनी हुई है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारे सामने हैं उनके लिए किसी प्रकार के दूसरे प्रमाणों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी दो व्यक्तियों की योग्यता में जमीन आसमान का फर्क होना, दो व्यक्ति की योग्यता में जमीन आसमान का फर्क होना, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की योग्यता बिल्कुल अलग अलग है। उसके लिए ये कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली। फिर हैं अधजल गगरी छलकत जात, अधजल गगरी छलकत जात, अल्पज्ञानी या अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है, जिसे पूरा ज्ञान नहीं है, जो
अल्पज्ञानी है, ये अपने आप को बहुत ही ज्ञानी बताने का प्रयत्न करता है, स्वांग रचता है, मतलब वो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी बताने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोगों के लिए ये कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जात। फिर है कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई काम बिगड़ जाने के बाद उस पर पछतावा करने से क्या फायदा। अगर कोई काम बिगड़ गया तो बाद में उस पर पछताने से हमें क्या फायदा। फिर है तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। अपने शक्ति के अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए। अगर हमारी मंथली इनकम 10,000 है तो हमें अपनी शक्ति के अनुसार 10,000 ही खर्च करना चाहिए। अगर हमने 20,000 खर्च कर दिया तो ये बात जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, हमारा जो बजट है उसे बिल्कुल बिगाड़ देगी। फिर हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। अधिकारी जो हैं वो अयोग्य होने पर सारे काम जो हैं वो बिगड़ते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो अधिकारी हैं ये अयोग्य हैं तो सारा काम जो है वो बिगड़ता है। दुविधा में दोनों खोए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। जिसका मन अस्थिर हो वह किसी प्रकार का लाभ प्राप्त ही नहीं कर सकता। फिर हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर। अपनी गली में कुत्ता भी शेर। अपने क्षेत्र में, अपने विस्तार में निर्बल भी बलवान हो जाता है। अपने क्षेत्र में या अपने इलाके में निर्बल भी बलवान हो जाता है। फिर हैं जैसी करनी वैसी बरनी। अच्छे काम करने से अच्छा और बुरे काम करने से बुरा जो है वो फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम अच्छे काम करें तो हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि हम बुरा काम करें तो हमें बुरा फल मिलेगा। और फिर अंत में हम अगर देखें तो मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी यानी कथनी और करनी में अंतर होना, कहना कुछ और करना कुछ। तो विद्यार्थी मित्रों ये कहावत हैं और ये उनके अर्थ। आपको याद क्या रखना है कि कहावत किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन जो है उस मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण कहावत जो है वो आपको समझाई है, जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। तो दोस्तों आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों को ये जो कहावत क्या है, उनका अर्थ क्या है और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में अच्छी तरह से अब समझ आ गई होगी। आपने कहावत को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आपको अपनी व्याकरण की जो बुक्स हैं उनमें इसे अच्छी तरह से उदाहरणों के साथ लिखना भी है। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दी हुई है, तो आपको उसे समझकर अच्छी तरह से आप उसे लिख लेना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।